मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में हमने जो मॉडल पेपर मैंने बताया था कि बायोलॉजी का पहला मॉडल पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें पहले में मैंने बताया था कि आधे पार्ट को मैं एक वीडियो में और दूसरे पार्ट को जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें समझाने वाली पॉइंट्स ज़्यादा रहती हैं, उसको हम सेकेंड वीडियो में जो है कि देखेंगे। तो आज मैं फिर से वहीं से जहाँ से क्वेश्चन ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से क्वेश्चंस को लेते हैं। हमने क्राई प्रोटीन्स तक को पढ़ लिया था, अपने फिगर के माध्यम से भी देखा था क्वेश्चंस को, हमने पूरी तरीके से अच्छे ढंग से उसको समझा था। यदि आप उसे फिर से देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने लिखा दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये भी बता दिया था, मरुद्भिद किस प्रकार से स्वास्थ्य परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। देखिए मरुद्भिद एक पौधे की प्रजाति है जो अल्प तरल पानी के साथ जलवायु में आल्पस या आर्कटिक के रेगिस्तान या बर्फ से ढके क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जिसमें उदाहरण आपका कैक्टस है, अनानास है और कुछ आवृत्ति पौधे भी मरुद्भिद सामान्य उदाहरण है। आप जानते हैं कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं जिन्हें हम जीरोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं, वो आपके कम नमी वाले क्षेत्रों में या कह सकते हैं कि जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे यानी रेगिस्तान वाली जगहों पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें आपका देखिए लिखा गया आर्कटिक और आल्पस वाले रीजन में आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम आप जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें 21वीं जोड़ी वाला जो गुणसूत्र होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है एक बढ़ जाता है, यानी कॉपिंग हो जाती है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है आपके, इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है केवल इसके लिए ताकि आपका माइंडसेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें देख करके आप होपलेस ना हो, या जिससे कि अगर मान लीजिए आपको डाउन सिंड्रोम लिखने के लिए आता है तो इसमें से अगर आप कुछ पॉइंट्स जानते हैं, जैसे 21वें नंबर का क्रोमोसोम है, अगर इस हिसाब से चीज़ों को आप जानते हैं तो आप थोड़ा बहुत अपने से डिटेल में लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जब भी लिखने बैठिए या वीडियो देखने बैठिए तो नोट्स लेके बैठिए, क्योंकि जो आप क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर से आप उसे एक दो बार रिवाइज करेंगे तभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं फिर से आंसर पढ़ देता हूँ। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक विकासों से जूझता रहता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। ट्राइसोमी कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या इसे आपका आनुवंशिक विकार भी कहते हैं। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा 21वें जोड़ी के गुणसूत्र की क्या होती है, कॉपी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका निष्क्रिय और सक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। मैंने बताया था कि निष्क्रिय यानी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। निष्क्रिय में देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने कहा था कि जो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे उसे मैं पहले से ही राइट डाउन कर दूंगा ताकि मुझे उसे बताने में कम समय लगे और आपको कम समय में समझ में आ जाए। तो देखिए जो इधर आपका एक्टिव उधर पैसिव है, देखिए यह धीमी है लेकिन दीर्घजीवी है, इसकी प्रतिक्रिया को विकसित करने में समय लगता है। इधर जो है यह तेज है लेकिन केवल कुछ दिनों तक रहता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तेज होती है, और इसमें आपका लिखा है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी मौजूद है, जबकि उसमें इम्यूनोलॉजिक मेमोरी मौजूद नहीं है। उदाहरण में देखिए पोलियो आदि का टीकाकरण और उधर लिखा है टिटनस वगैरह का। आप देखिए जब आप पैदा होते तो आप जानते हैं कि पोलियो का आपका टीका जो आप जानते हैं 2 बूंद होता है, उसको हम लगभग 5 सालों तक क्या होते हैं 2-2 घूंट उसकी लेते रहते हैं, 2-2 बूंद। तो वो हम एक बार ले लेते हैं अपने जीवन काल में, फिर उसके बाद हमें कभी भी पोलियो की ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार वो अच्छे ढंग से उसका प्रिपेयर हो जाती है एंटीबॉडीज़, तो फिर हमें पूरे जीवन भर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि जो आपका टिटनस वगैरह का वैक्सीन होता है, इसमें आप जानते हैं कि जब आपको कोई चोट वगैरह लगती है तो ये कम समय के लिए होता है, ये मैक्सिमम आपके 6 महीने के लिए होता है। इसके अलावा और भी जो वैक्सीन है जैसे टाइफाइड वगैरह के लिए हुआ, ये सब जो भी आपके वैक्सीन बनती हैं ये आपके अंदर कम समय के लिए इम्यूनिटी को देती हैं, जिससे कि आपके कम समय के बाद फिर से अगर आपको चोट लगती है या किसी तरीके का फिर से वाउंड वगैरह होता है तो आपको फिर से टिटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है। जबकि पोलियो के आपके इसमें पोलियो के ड्रॉप में ऐसा नहीं है। आप एक बार अगर जैसे आपके बहुत सारे टीके जो होते हैं जब बचपन में आपको लगते हैं फिर वो जीवन भर फिर आपको दोबारा कभी नहीं लगते, क्योंकि एक बार जब एक्टिव हो जाता है तो ये लाइफ टाइम आपके लिए एक्टिवेट रहता है। तो इसे हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है IVF क्या है।
आप जानते हैं कि IVF को इंग्लिश में हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाया हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। मैंने देखिए नीचे आपका ये फिगर पूरा बनाया हुआ है। तो मैंने बताया था कि जो IVF टेक्नोलॉजी होती है उसमें हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और एग को लेकर के क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो आसपास कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हैं, या कह सकते हैं कि आपने देखा भी होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक कपल जो है कि माँ नहीं बन सकते, माता या पिता नहीं बन सकते, तो वो क्या करते हैं, IVF टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। IVF का फुल फॉर्म मैंने बताया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लेबोरेटरी में क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से इंजेक्शन जो है ये क्या करेगा, एग को लेगा, जैसे तरीके से एग को ओवरी से कलेक्ट करेगा, ठीक उसी तरीके से स्पर्म को भी ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। इसी इंजेक्शन के द्वारा हम उसे कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब में क्या करा देते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद उसे फिर किसी तीसरी महिला में उसे इंजेक्ट करवा देते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कभी कभार ये IVF टेक्नोलॉजी को खुद उसी कपल्स के अंदर भी कर सकते हैं जिस महिला का एग हमने लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए लिखा हुआ है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं। देखिए लिंग आप जानते हैं कि कल भी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि लिंग संलग्न क्या होता है, लिंग से जुड़ा हुआ। अब लिंग से क्या है, आप जानते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं। उसमें से जो 22 होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि जो एक क्रोमोसोम होता है वो सेक्सुअल होता है। तो आप जानते हैं कि जो मेल होता है उसमें एक्स एंड वाई होता है, जबकि जो फीमेल होती है उसमें एक्स और एक्स होता है। तो इस तरीके से जो आपके लिंग गुणसूत्रों से संबंधित जो विकार होते हैं उसे लिंग संलग्न रोग कहते हैं। जिसमें देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, लैंगिक क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीनों के अनुसार लिंगों में विभिन्नता इन जीनों पर गुणों या विशेषकों पे निर्भर करती है, उन्हें लिंग संलग्न कहते हैं। जिसमें आपका उदाहरण है ड्रोसोफिला कियाई, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब आपके एग्जाम्पल है जो कि लिंग संलग्न रोग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत DNA का द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है। फिगर आपका पहले से यहाँ पे मैंने बनाया था, लगता है दिख नहीं रहा। तो इसमें जो वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल में आपने देखा होगा एक जिगजैग आपका मॉडल होता है, जिसमें आपका दोनों सीरीज में आपको फिगर में दिखा दूंगा या यहाँ पे शो कर रहा होगा। आप DNA का डबल हेलिक्स मॉडल देख सकते हैं। यहाँ पे मॉडल में आप देख सकते हैं 2 DNA के डबल हेलिक्स हैं। इसमें आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसमें 3 to 5 एंड 5 to, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। मैं देखिए चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि चीज़ें पहले से ही राइट डाउन है, मुझे बस पढ़ना और एक्सप्लेन करना है, और आप चाहे तो वीडियो को रोक करके उसे नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा मकसद है कि मैं आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में आपको जानकारी दे सकूँ। वायु परागण की विधियों का उल्लेख कीजिए। मैंने आपको कल परागण के बारे में बताया था, ये मतलब आपका वायु परागण के बारे में लिखना है। तो मैंने बताया था कि परागण जो होता है 2 तरीके का होता है, आपका स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में मैंने बताया था कि जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाकर के एक को फर्टिलाइज करता है तो स्वपरागण। इसको मैंने फिगर के माध्यम से भी बताया था। वायु परागण क्या होता है, जब वायु के माध्यम से परागकण उड़ करके उसी स्पीशीज के किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु द्वारा परागण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ। मैंने आपको कल जब बहुविकल्पी क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें फिगर दिखाया था वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के बारे में। वैसेक्टोमी को मैंने बताया था ये आपका नर से संबंधित है, जबकि ट्यूबेक्टोमी आपका मादा से संबंधित है, जो कि अस्थायी विधियों में आता है, यानी नसबंदी और नलबंदी। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम के भिन्न भिन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। ये अलग अलग प्लाज्मोडियम की जो प्रजातियां हैं अलग अलग तरीके की मलेरिया को क्या करती हैं, काज करती हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। देखिए जो उधर वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा
दिखा देता हूँ। ये पूरा आपका जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये कुछ इस तरीके से बना रहता है। इसमें मैंने बताया था कि 2 आपके स्ट्रैंड होते हैं, एक आपका 3-2 5 और वो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है और बीच में इसके बेसेस होते हैं, यानी जो बेस होता है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आपस में एक दूसरे स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। बाकी आपको जो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड, इन सारे कॉन्सेप्ट आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। खैर ये डबल हेलिक्स का केवल नामांकित चित्र बनाना है, यानी आपका लेवल डायग्राम बनाना है, तो आप यहाँ से देख करके बना सकते हैं। मेरा जो क्वेश्चन था इसे मैं नीचे करता हूँ। क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नीचे करूँगा मैं, देखिए लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। इसकी भी पूरी जो कंप्लीट डिटेल में मैंने पूरी वीडियो में बताया हुआ कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, किस किस स्टेप से गुजरते हैं, किस किस सेल्स का उपयोग करते हैं, कौन कौन से एंजाइम का उपयोग करते हैं। तो आप वीडियो में जा करके इसको डिटेल्स में देख सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। देखिए मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। ऐसे क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और अक्सर आर्थिक उपयोगों के लिए स्थापित बफर जोनों के साथ साथ ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं। संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों का किया जाता है बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदायों का भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो जो बायोस्फीयर होता है इसमें आपके प्राणियों के साथ साथ पौधों के साथ साथ मानव की भी क्या की जाती है, रक्षा की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आपका पहला है बाध्यता, जिसे हम नपुंसकता के नाम से जानते हैं। और अपरा के बारे में मैंने बताया था कि जो अपरा होती है वो आपकी, जिसमें जो फोइटस का डेवलपमेंट होता है उसकी बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है जिससे कि उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता रहता है, यानी जो डेवलपमेंट बेबीज़ है वो अपरा के अंतर्गत आता है। और बाध्यता में मैंने बताया था स्टेरिलिटी होती है जिसे हम बांझपन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे संरक्षित किया जाता है। तो देखिए लिखा है जैव विविधता को, अब जैव विविधता, जैव मतलब जीव होता है और विविधता मतलब विभिन्नता होती है। जो अलग अलग जीवों की जातियां इस धरती पे विद्यमान हैं उसे हम जैव विविधता कहते हैं। आप जानते हैं कि 1.7 से 1.8 मिलियन तक आपकी स्पीसीज हैं इस धरती पे। इसके बाद अगला दिया है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, अप्रभाविता का नियम और मानव जीनोम परियोजना। तो अप्रभाविता का नियम को मैंने मेंडल के नियम में अच्छे ढंग से बताया है। एक आपको प्रभाविता का नियम बताया था और एक क्या है आपका अप्रभाविता का नियम, और दूसरा है मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना का मतलब होना है मानव के जीन से संबंधित जो उसके रोग हैं या उसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं उसका पूरा एक मॉडल के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है उसकी छोटी इकाई क्या होती है, जीन होती है, और उस जीन के अंदर ही क्या होते हैं, लक्षण मौजूद होते हैं और वो लक्षण क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत हम जीन के बारे में, या जीन कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो उसे हम जीन के द्वारा जीन से क्या करते हैं, ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसे मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मेंडल कौन थे, इन्होंने किस पौधे पर अपने प्रयोग किया था, पृथक्करण के नियम को समझाइए। अब मेंडल कौन थे, आप जानते हैं कि मेंडल आनुवांशिकी के पिता थे और इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था। पृथक्करण के नियम को मैंने आपको डिटेल्ड में अपनी वीडियो में बताया है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 2 मटर के पौधे लेते हैं, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा। जब उन दोनों के बीच हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें सभी क्या पौधे मिलते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जब हम उसे F2 में सेल्फ क्रॉसिंग करवा देते हैं जो कि हमें F1 में मिला था, तो हमें उसका अलग रेशियो प्राप्त होता है जिसे 1:2:1 कहते हैं। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि जो आपका पृथक्करण का नियम होता है वो गैमेट क्या होते हैं, एक साथ होते हुए भी आप अपने कैरेक्टर्स को या अपने लक्षण को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद अथवा आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकता के जनक कौन है, आनुवंशिकता के किसी नियम की व्याख्या कीजिए। तो आनुवंशिकता आप जानते हैं कि जो एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होता है उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं और इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बाकी के क्वेश्चन आपके ऊपर से मैच कर रहे हैं। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक
तकनीकी को हम रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिजायर्ड तरीके के जीन को संबंधित या रिलेटेड सेल में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं या उनका रिकॉम्बिनेशन करके अपने डिजायर्ड डीएनए को प्राप्त करते हैं और उसका हम मेडिकली भी यूज़ करते हैं। जैसे हमें एंटीबायोटिक को बनाना है या किसी तरीके की जो आपकी जैसे कोई वैक्सीन वगैरह का निर्माण करना रहता है तो उस समय हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और साथ ही साथ जैसे आपने इसका उदाहरण पढ़ा होगा इंसुलिन के लिए, जो मानव की इंसुलिन, जिससे मानव के इंसुलिन का स्रावण होता है पैंक्रियाज के द्वारा। अगर सेल किसी तरीके से डैमेज हो जाती है या ख़राब हो जाती है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम फिर से पैंक्रियाटिक सेल को बना करके उसके एंजाइम को सिक्रीट कराते हैं। अगला क्या, पारजीनी जंतु क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो मैंने बताया था कि पारजीनी जंतु जो होते हैं इसे हम जीन में चेंजेस करके पारजीनी जंतुओं को बनाते हैं। और देखिए लिखा, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। पारजीनी जंतुओं को देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा विजातीय जीन प्रवेश कराकर आनुवंशिक रूप से हम इसे क्या कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। और इसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग जैसे किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन या हमें अलग अलग तरीके के लक्षणों के बारे में, उनकी वंशागति के बारे में या उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब इन सब रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज हम पारजीनी जंतुओं के लिए करते हैं। तो आज के जो वीडियो थी इसमें आपके जो पूरा मॉडल पेपर था वो लगभग ख़त्म हो गया, यानी जो भी क्वेश्चन आपके अलग अलग क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको बताया, जिसमें जो मुझे लगा कि इसे फिगर के माध्यम से बताना चाहिए तो मैंने आपको फिगर के माध्यम से बताया। और साथ ही साथ जिससे लग रहा है कि मुझे राइट डाउन कर देना चाहिए जिससे कि मुझे आसानी से मैं भी बता पाऊँ, जिससे कि जो चीज़ें मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बताना चाहता हूँ वही भूल जाता हूँ। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब मैं पूरा डिटेल देने लगूंगा तब भी आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपका टोटल क्या है, एग्ज़ाम को टारगेट करके क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जिससे कि अगर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तब आप उसे ईजिली कर पाएँ। क्योंकि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना और डिटेल में बताना, या फिर डिटेल में अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे विजिट करके मेरी वीडियो है प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या मॉलिक्यूलर बेसिस आप जो इनहेरिटेंस होता है उसको पूरे डिटेल तरीके से उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सबको डिटेल से बताया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।